वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम लोग मार्च के लास्ट का जो पूरा हफ्ता बचा हुआ है उसके सारे करंट अफेयर्स जो बच गए हैं उसको कंप्लीट करके मार्च को पूरा वाइंड अप कर देंगे। और आप सभी लोगों को भी मैं यही बोलूंगी कि सभी स्टूडेंट्स अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जहां पे भी सारी चीजें लिख रहे हो, उसमें इन करंट अफेयर्स को ऐड कर लो ताकि आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो अपनी, आप डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो करो, वो हमारे ओनली करंट अफेयर के चैनल पे आते हैं। और ये वीकली वालों को भी फॉलो करो। जब तक दोनों को फॉलो नहीं करोगे नहीं बन पाएगा सारा काम। और जो मंथली अपलोड होता है उसको भी, तभी आपका कंटेंट बन पाएगा, तभी आपके करंट अफेयर्स के जो पूरे नोट्स हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। बाकी आप चाहो तो इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। ये है हमारे पीडीएफ के नंबर्स, इनको आप इजीली जब मर्जी चाहो कॉल करो और आपको पीडीएफ जो है वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसी में दिया गया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। उसको ज्वाइन करोगे तब भी फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा मैं जो स्टार्ट करवाती हूँ वो फर्स्ट आर्टिकल होता है हमेशा इंपॉर्टेंट डेज का। जो ऐसे डेज जो अभी इस पूरे हफ्ते में जरूरी रहे हैं और जो हमको पता होने ही चाहिए किसी भी हालत में, तो वही हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस। सभी लोग जानते हैं इस दिन भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इनको शहीद कर दिया गया था। कौन से केस में, कोई बता सकता है? तो बिल्कुल ये वो वाला केस है जो कि सॉन्डर्स मर्डर केस कहलाता है। कौन सा केस? सॉन्डर्स मर्डर केस। सॉरी, ये गलत मार्कर चला गया। सॉन्डर्स मर्डर केस। हालांकि ये पकड़े जो है वो दिल्ली में असेंबली में बम फेंकने वाले केस में पकड़े गए थे, पर उस केस में किसी की जान नहीं गई थी। तो सॉन्डर्स मर्डर केस के तहत, क्योंकि सॉन्डर्स की डेथ हो गई थी, मारना एसपी स्कॉट्स को चाहते थे, पर ये एचएसआरए जो है, एचएसआरए के जो मेंबर्स थे, ये इन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया था। सॉन्डर्स और एसपी स्कॉट्स ही कौन थे? देखो भाई, एसपी स्कॉट्स वो थे जिन्होंने लाठी चार्ज के आदेश दिए थे लाला लाजपत राय के समय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी चार्ज की वजह से, और उसी के बाद ये पूरा हुआ था। ठीक है भाई, तो ये है इंपॉर्टेंस। 23 मार्च 1931 को हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी, केवल मात्र 23 की उम्र में। भगत सिंह आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने नवजीवन करके एक न्यूज़पेपर है उसकी भी शुरुआत करी थी। लाला लाजपत राय को भी आप लोग जानते हैं, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल फ्रियो में भी वो थे। ठीक है, चलो बड़े हम लोग हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, वो है डिफेंस की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहला है आईएमटी ट्राइलैट। आईएमटी का अर्थ क्या है पहले तो ये समझो। आईएमटी का अर्थ है इंडिया, मोजाम्बिक एंड तांजानिया। ऑप्शन में आएंगे तो आपको लगेगा एम से शायद म्यांमार होगा, मालदीव्स होगा। ठीक है, आप मोजाम्बिक को कम सोचोगे, क्यों? क्योंकि मोजाम्बिक के साथ हमारे कुछ ज्यादा खास रिलेशन है नहीं। पर जरूरी नहीं है आंसर जो हमेशा हम सोचे वही हो, इसलिए तो हम आपको करंट अफेयर करा रहे हैं, ताकि आपके जो आपके डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आईएमटी ट्राइलेट मतलब 3 कंट्रीज का ग्रुप है। इन 3 कंट्रीज के ग्रुप पर जो है इनकी एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पर हुई है एक्सरसाइज? इंडियन ओशन में, वेस्ट में, क्योंकि तीनों कंट्रीज इंडियन ओशन के वेस्ट में पड़ती है, इसलिए वहां पर हुई है एक्सरसाइज। ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज आपको पता है, मैं हर बार आपको कंप्लीट कराती हूँ जो जो रही है, तो ये वाली भी एक एक्सरसाइज याद रखिएगा। मोजाम्बिक और तांजानिया दोनों ही अफ्रीका में पड़ती हैं, और इंडिया तो आप जानते ही हैं। फेज 1 इनका पूरा हुआ, जहाँ पे इनमें हमारी इंडिया की तरफ से भी वहां पर जो है वो शिप पहुंची थी। ट्रेनिंग सेशंस हुए, मतलब काफी बढ़िया तरीके से सेरेमनी पूरा हुआ। योगा के सेशंस भी करे, स्पोर्ट्स के सेक्शंस भी करे, काफी सारी चीजें करी, ताकि दोनों तीनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ एकदम बढ़िया रिलेशंस में काम करना शुरू कर दी, क्योंकि एक दूसरे को पता चले कि कैसे एक दूसरे की हेल्प करी जाती है। इसीलिए तो होती है जॉइंट एक्सरसाइज। जैसे आप देखो, आप जब एग्जाम होता है, एग्जाम होने से पहले मॉक टेस्ट लगा के जाते हो। मॉक टेस्ट लगा के क्या फायदा मिलता है? मॉक टेस्ट लगा के आपको ये फायदा मिलता है भाई, अपने को पता चल जाता है कि अपनी तैयारी कितनी है। रियल टाइम एग्जाम सिचुएशंस की आपको एकदम नॉलेज मिल जाती है। बस वो यहाँ पे भी यही करते हैं इस एक्सरसाइजेस में। रियल टाइम वॉर कभी हो उससे पहले उसकी प्रेपरेशंस करते हैं। ठीक है, कभी जब वॉर की सिचुएशन हो गई तो ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगी, उसकी तैयारी। देखो, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अपन ने आपस में नेवी एयरफोर्स ने कर ली, भाई दूसरी कंट्री का सपोर्ट भी तो चाहिए। दूसरी कंट्री से रिलेशन कैसे बढ़िया कर पाएंगे? इन्हीं तरीके से होते हैं। तो ये एक वन ऑफ द वे है रिलेशन को बेटर करने का। समझ गए भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े।
अगला हमारा आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में कमेटी बनाने के लिए बोला है कि जो हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है, क्या नाम है इस बर्ड का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। इस बर्ड के ऊपर है ये कमेटी, किसने बोली है, सुप्रीम कोर्ट। तो बात तो माननी पड़ेगी ना, बिकॉज ये सबसे बड़ा कोर्ट है भाई, इस बात का आदेश दे रहा है। सबसे बड़ा कोर्ट जिस बात का आदेश देगा वो तो पूरे के पूरे सबको मानना पड़ेगा। कोई आप में से बता सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग हो जाएगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आप कहेंगे इतना इजी सवाल मैम पूछ रही है, ये तो हमें पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी बात है वो लागू हो जाती है। पर भाई मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल ये है कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। इतना इजी सवाल नहीं पूछूंगी, मुझे पता है आप लोगों को पता है ये चीज। मैं तो ये पूछ रही हूँ कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी। चलो हाल फिलहाल इस पे आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो यहाँ पर अभी काफी ज्यादा एंडेंजर्ड की स्थिति में है। तो उसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी जो हम लेकर के आ रहे हैं उस पे भी फोकस करेंगे, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि उसकी पॉपुलेशन कम ना हो, अगर हम कोई भी एनवायरमेंट को स्टेप्स ले रहे हैं तो। ठीक है, तो ये इसलिए आर्टिकल है न्यूज में, जो कि राजस्थान की स्टेट बर्ड कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई। क्योंकि आपको पता है कि भाई गुजरात और राजस्थान में काफी ज्यादा हाई पावर्ड केबल्स चली हुई है, केबल्स लगी होती है तो उसमें उलझ के इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम आर्डियोटस निग्रिसेप्स। कहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा, राजस्थान पर। इसके अलावा भी ये मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में कुछ कुछ संख्या में है। कुछ कुछ, मैं ये नहीं कह रही ज्यादा, कुछ कुछ संख्या में। ठीक है भाई, सरकार ने काफी स्टेप्स भी लिए हैं इनको ठीक ठाक करने के लिए, इनके पूरे सारी चीजों को। अच्छा पता है सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलती है राजस्थान में, वो है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि थार डेजर्ट में बना हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। और एक और सेंचुरी है वहां पे भी मिलती है, कच्छ सेंचुरी, वही कच्छ वाले रीजन में। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में। ठीक है, तो ये है आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी याद में रखनी है। क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, लर्न कर लीजिएगा इसको आप लोग साथ साथ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अभी हाल फिलहाल में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भूटान का सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, याद करना है ये नाम आपको। ठीक है, किंगडम ऑफ भूटान का, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। तो हमसे यही पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, कहाँ का है, वगैरह वगैरह, इसी पे सवाल करते हैं। सीधा सा है वैसे, कोई बहुत बड़ी बात इसमें मतलब बहुत सारा कुछ नहीं है, और पढ़ने के लिए सीधा ऑप्शन है, सीधा आंसर है। बाकी अगर मैं बात करूं कि भूटान के साथ अपने रिश्ते कैसे है, तो बढ़िया है भाई। अगर बाकी सबकी कंपैरिजन में बात करूं तो अकेला भूटान ही मुझे ऐसा लगता है बचता है जिसके साथ रिलेशन हमारे अब अच्छे हैं इस समय। मतलब अभी आस पड़ोस की बात करूं अगर मैं, सारे हमारे सभी आस पड़ोसों में केवल भूटान ही मुझे ऐसा लगता है जिसके साथ रिलेशन अभी के समय में अच्छे हैं। ठीक है, बाकी भूटान पे जाने के लिए अपने को वीजा पासपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर आपको वही जाना है नेपाल तो नहीं चाहिए आपको। ठीक है, पर भूटान जाने के लिए आपको वीजा और पासपोर्ट दोनों का ही रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये फैक्ट्स भी आपको याद करने हैं, क्योंकि नेपाल के साथ तो अपना पूरा ओपन बॉर्डर है, चले जाते हैं। अच्छा एक बात और, नेपाल और भूटान पे गार्ड करने वाली जो बॉर्डरिंग फोर्स है वो दोनों पे सेम है, एसएसबी जिसे हम कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल, दोनों में सेम ही जो बॉर्डर फोर्स होती है ना वो काम करती है, सेम ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें आता है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सॉरी इंटरनेशनल वाली, इंडियन वाली नहीं है इसमें। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो, जो चंद्रयान 3 है, जो कि हमारा कब हुआ था कंप्लीट सक्सेसफुल, 23 अगस्त 2023 को। इस दिन जो ये सक्सेसफुल हुआ था, और 23 अगस्त को हम क्या नाम देते हैं, हमारा नेशनल स्पेस डे। तो भाई इसमें पहले इसका नाम क्या रखा गया था, चंद्रयान 2 जहाँ पे क्रैश हुआ था उसका नाम तिरंगा शिव शक्ति रखा गया था। अब जो ये हमारा विक्रम एस लैंडर यहाँ पे चंद्रयान 3 का पहुंचा है, उसका नाम यहाँ पर जो है क्या रखा गया है, लैंडिंग साइट का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? मैंने यहाँ पे भी लिखा था, एक मिनट रुकेंगे। नहीं यही था, सॉरी यही वाला आर्टिकल था। तो उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। तो वो जो शिव शक्ति पॉइंट है ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको अप्रूव कर दिया है।
ठीक है, चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है जहाँ पे लैंड हुआ था उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। ऐसे ही पहले चंद्रयान 1 जो हुआ था उस लैंडिंग साइट का नाम है जवाहर पॉइंट। सेकंड वाले का जो क्रैश हुआ उसका नाम है तिरंगा शिव शक्ति, और थर्ड वाले का शिव शक्ति सिर्फ। ठीक है, अगला है हमारा SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई है। शांघाई कोऑपरेशन की नहीं हुई, SCO की स्टार्टअप फोरम की मीटिंग हुई है। वैसे SCO की मीटिंग लास्ट टाइम हमारी दिल्ली में ही हुई थी, मतलब इंडिया में ही हुई थी। अभी स्टार्टअप फोरम की हुई है सिर्फ, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। SCO का स्टार्टअप फोरम की मीटिंग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। इंडिया में कहाँ पर हुई है? तो ये सब फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, मतलब इनको मत स्किप करके जाना कि आपने बस SCO के बारे में पढ़ लिया। भाई SCO के स्टार्टअप फोरम की मीटिंग कहाँ है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। SCO के सारे मेंबर स्टेट्स यहाँ पे आए थे ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर के सारा कुछ प्रॉब्लम तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, फोरम वगैरह काफी पहले भी हो चुके हैं स्टार्टअप वगैरह के मामले में, ताकि हम लोग रूट से ग्रो करना सीख सके। स्टार्टअप को जॉब क्रिएशन करना, मतलब ऐसा नहीं कि आप जॉब को सीख कर रहे हो, आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, वो उसे कहते हैं स्टार्टअप। बाकी सब कंट्रीज यहाँ पे कोलैबोरेट करें। ठीक है, चलिए भाई, एससीओ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ। वैसे मुझे पता है आप लोगों को आती होगी, एससीओ के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी है आपको जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज भी करा दूं मैं। असल में एससीओ की फॉर्मेशन 2001 में हुई थी, और 2001 में ये कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने की थी। 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसकी अपनी जो है लैंग्वेज है बिल्कुल रशियन और चाइनीज, इनकी मेन लैंग्वेजेस में काउंट की जाती है ताकि ये आपस में सपोर्ट कर सके। ठीक है, ये याद कर लेना। बाकी इसमें और डायलॉग पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं, इसमें यूएसए का कोई भी मतलब नहीं है, यूएसए का इसमें कोई भी आपस में जुड़ना है ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये भी याद कर लेना। अच्छा, बीच में से ना ये वाले स्किप हो गए, इसको देखोगे भाई। बाकी मैंने इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपके लिए रखी है। 2001 में बनी थी, और बेसिकली इसका काम रीजनल टेररिज्म को ही देखती है ये, मतलब उस एरिया में जाती है आतंकवाद और क्षेत्रीय वगैरह आतंकवाद जो होता है उसी को सबसे ज्यादा फोकस रखती है। और कंट्रीज के नाम आपके सामने है। इनकी मेन जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो रशिया और चाइनीज है। दो इनके मेन ब्लॉक्स है। ठीक है, जिसमें से रैट्स एक नाम है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें जो है ये रैट्स जो है इसका मेन हेडक्वार्टर ताशकेंत में है। और ये जो रैट्स है ना, ये इंडिया का इनिशिएटिव था ताकि टेररिज्म को खत्म करने के लिए स्टेप्स लिए जा सके। ठीक है भाई, तो ये थे इंपॉर्टेंट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक मूवी रिलीज हुई है रिसेंटली, ए वतन मेरे वतन। 2024 में ही, अभी हाल फिलहाल में ये हमारी स्ट्रगल के ऊपर रिलीज हुई है, ए वतन मेरे वतन। और ये जो मूवी है, ये अभी कनन ईयर ने डायरेक्ट की है, इसमें सारा अली खान भी है। खैर वो सब हम तो रहने देते हैं, पर हम अब यहाँ पे समझते हैं ए वतन मेरे वतन जो है उसमें किसका रोल दिखाया है। इसमें उषा मेहता की कहानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उषा मेहता की कहानी का पूरा खुलासा, जो भारत की सच्ची चैंपियन के रूप में जानी जाती है, उनका पूरा खुलासा किया गया है। और दिल से वो एक गांधीवादी थी। अब समझना, देखो 1920 में गुजरात के सारस गांव में उनका जन्म हुआ था, उषा मेहता का। उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को अपनाया। उनको प्यार से उषा बीन बोला जाता था। कम उम्र से ही उन्होंने आजादी की तैयारी शुरू कर दी। 8 साल की उम्र में उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध में पार्टिसिपेट किया। फिर धीरे धीरे करते करते उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इतना बड़ा योगदान दिया, और उन्होंने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाने को सबसे बड़ा काम किया। ठीक है, जब हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था, उन्होंने अपने साहसी सहयोगियों के साथ गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना करके बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 27 अगस्त तक चालू होने वाला एक गुप्त रेडियो स्टेशन अंधकार के समय में आशा की किरण बन चुका था। ठीक है भाई, जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त को शुरू होता है गांधी जी द्वारा। गांधी जी ग्वालियर टाइम पे इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद तो बहुत जल्दी आजादी मिलना आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उनका जो एक गुप्त संचालन था ये छिपा नहीं रहा किसी से। कांग्रेस रेडियो में शामिल 5 व्यक्तियों को मुकदमे का सामना भी करना पड़ा था, जबकि विट्ठल भाई झावेरी, नानक गेमचंद मोटवानी, इनको बरी कर दिया गया। लेकिन जो इसमें उषा मेहता थी, इनको सजा मिली थी इसके ऊपर। इनको येरवड़ा जेल जो पूना था उसमें बंद करके रख दिया गया था। उसके बाद फिर इनको वापस रिहा किया गया था 1946 में। 4 साल तक जेल में रही थी ये। और इसलिए इनको राष्ट्रवादी मीडिया क्या कहती है, रेडियो बेन कह के सम्मानित करते हैं इनको। तो उषा बेन जो है, या उषा मेहता जो है, इनकी कहानी स्वतंत्रता सेनानियों की अटूट भावना का एक प्रेरक है। और उनका साहस, नवीनता, समर्पण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदानों में एक बहुत बड़ा है। और इसी मूवी को, ए वतन मेरे वतन में, इस असाधारण महिला के बारे में काफी कुछ पता है। समझे सभी लोग? तो ए वतन मेरे वतन
जो हाल फिलहाल में रिलीज हुई है वो उषा मेहता की ही कहानी है। मौका लगे तो जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, हिस्ट्री लवर्स को तो बहुत अच्छी लगने वाली है। ठीक है, जो भी हिस्ट्री लवर्स है उनको तो जरूर पसंद आएगा। तो आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी अंग्रेजों को जब पता लग गया तो उन्होंने रेडियो का अंत कर दिया, ट्रांसमिशन उन्होंने बदल दिया, उसका उसका चेंजेस करा दिए बहुत ज्यादा। चलो बढ़े आगे, अगले उस पर आते हैं। ये आप पढ़ सकते हो, वैसे मैंने उषा मेहता के बारे में आपको सब समझा दिया, बट फिर भी आप ये फैक्ट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे पढ़ो, लिखा हुआ है मैंने, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश फैलाने के लिए उषा मेहता, बाबू भाई खाकर, विट्ठल भाई झावेरी, चंद्रकांत झावेरी, निर्मल प्रिंटर, इन सब के साथ कांग्रेस रेडियो की स्थापना करी थी। ये फैक्ट जो आपको बता रही थी तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अब इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार रीड कर लो। वैसे मैंने समझा दिया, अगर आपने मेरे से सुन लिया है, समझ लिया है, तो अब आपको आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना भी पढ़ लोगे तब भी सही, मतलब बेसिक बात है कि आप बढ़िया से पढ़ो। नोट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सुनो। आधा घंटा तो देखो निकालना ही पड़ेगा। आप सोचो कि हम बिना पढ़े, हम बिना टाइम निकाले, नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं होता ऐसा। आपको टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। और जो फैक्ट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको रटना पड़ेगा किसी भी हालत में, नहीं तो पेपर नहीं निकलते। आप सोचो कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, सब सब चीज मेहनत मांगती है। मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी काम करोगे मेहनत लगती लगती है, तो ये भी मेहनत ही है। ठीक है, चलो अब आगे हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली इंडेक्स निकाला है, भारत की रैंक 126 आई है, देखो कितने दुखी है सारे लोग हैं। हमारी रैंक काफी पीछे आई है, तो वही है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हर साल आती है हमारे, ये निकालता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क निकालता है, 150 कंट्रीज का सर्वे लेता है। और ये चेक करता है कि भाई कौन सा देश कितना खुशहाल है, इसके अपने पैरामीटर्स हैं चेक करने के लिए। उसी पैरामीटर्स के ऊपर ये खुशहाली नापते हैं भाई, कौन सा देश कितना ज्यादा खुश है अपने सरकार से, अपने आसपास के वातावरण से, और हर चीजों के बारे में, तो वो उसी के हिसाब से पूरा देखा जाता है, समझे भाई। तो अब हम वही इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, तो भाई टॉप कौन कर रहा है ये पढ़ना पड़ेगा। टॉप कर रही है इसमें फिनलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी 126 रैंक है, हमको ये पता होना चाहिए इसमें टॉप कौन कर रहा है, हमको ये पता होना चाहिए। और हमसे आगे पीछे कौन है, नेपाल हमसे आगे है 93, पाकिस्तान हमसे आगे है 108, म्यांमार हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे हैं, सब के सब हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं, बांग्लादेश को छोड़ के। बांग्लादेश और श्रीलंका को छोड़ के आसपास ही है वो हमारे, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, आसपास ही है उनका भी। ठीक है भाई, डन हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट में भी पूछा जाता है, अपने आस पड़ोस का याद कर लेना, चाइना की भी 60 रैंक है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा आस पड़ोस का क्या सीन है, इतना भी याद कर लो तो भी ठीक है, क्योंकि आते हैं इससे भी क्वेश्चन। कौन रिपोर्ट रिलीज करता है ना, ऐसे सब चीजें पूछी जाती है। इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है या डिक्रीज हुई है, वो सब कुछ। चलो अब आता है भाई शिप्रा रिवर, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट सीएजी जो है ना, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 वाले, पढ़ा होगा ना आपने उसमें पॉलिटी में। तो भाई वो पर्सन ने एक रिपोर्ट निकाली है कि शिप्रा नदी में जो है डिग्रेडेशन हुई है। ठीक है, शरण हो गया है वहां पर, डिग्रेडेशन हो गया। तो अब न्यूज आ गई है शिप्रा रिवर के ऊपर। अब शिप्रा रिवर अपने को पढ़ के जानी पड़ेगी, कहाँ से निकलती क्या, पूरा की फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। शिप्रा की स्पेलिंग देख लो भाई, शिप्रा ऐसे लिखा जाता है, शिप्रा नदी जिसका दूसरा नाम KSHIPRA भी लिख देते हैं, अलग थोड़ी सी स्पेलिंग हो जाती है, मध्य प्रदेश में बहती है, आपको पता है। पेरिनियल रिवर है, बारहमासी नदी है, गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है हिंदुओं द्वारा। कहाँ से निकलती है, ये वाले फैक्ट मैंने यहाँ लिखे हैं। विंध्या रेंज पर पढ़ी है ना आपने, विंध्या रेंज जब ज्योग्राफी पढ़ी थी प्लाटीज में, पढ़ा होगा पठारों में। तो एक विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज में एक जगह है काकरी केकड़ी, बड़ा अजीब सा नाम है, काकरी टेकड़ी करके। ठीक है, धार में, उज्जैन के पास नहीं पड़ता है, तो आ सकता है उज्जैन। ठीक है, मालवा प्लेट्यू से होते हुए चंबल रिवर को जाके मिल जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि ये नदी हमारे पुराण या हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम बात करें तो शिप्रा नदी जो है वो विष्णु भगवान के जो है हार्ट से निकली है, मतलब जो विष्णु भगवान का एक अवतार है ना, वराह, उनके हार्ट से ये निकली है। ठीक है, और यहीं पर ही कहा जाता है कि ये जो नदी है इसके किनारे ही एक साधु थे, सांदीपनी का आश्रम भी यहीं पर ही था, जहां पर मतलब ये आश्रम वहां पे हुआ करता था। शिप्रा नदी का मेंशन सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये बुद्धिस्ट और जैन के स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है। हर 12 साल में जो कुंभ का मेला लगता है उसमें से एक बार यहाँ पे भी मेला लगता है, वाला उज्जैन नदी पे, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, इसमें एक रिवर इसकी, जैसे अब ये मिलती है जाके चंबल में, चंबल मिलती है जाके यमुना में, सॉरी गंगा में, ऐसे ही
सॉरी यमुना में ही मिलती है। इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको भी आके कौन मिलती है, खान नदी और गंभीर नदी। ज्यादा बड़ी नदियां नहीं है, छोटी छोटी हैं, इसलिए इसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना। बट फिर भी अपने को तो पढ़ के जाना पड़ेगा ना, हमने चाहे कम सुना, यूपीएससी ने तो पूरा सुना हुआ है। वो तो भैया कहीं से भी सवाल करते हैं, तो अपने को तो पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपको। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो कि ग्रीन एनर्जी यहाँ पर बना रहा है, ताकि जो हमारी इतनी जबरदस्त गर्मी छा रही है उस पे हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो पशु हैं, उनको यहाँ पर मदद दी जा सके। तो अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया, बिहार का कहाँ पे है, तेरई फॉरेस्ट में बना हुआ है, और ये वेस्ट चंपारण में पड़ता है, नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है, और गंगा वाले रीजन में ये पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर में ही बना हुआ है, बिहार के अंदर। ठीक है, सफारी वगैरह वहां पे बढ़िया तरीके से होती है, यहाँ पर अच्छे खासे हमारे टाइगर्स भी रहते हैं। 54 टाइगर देखे गए थे यहाँ पर, वे इसमें 54 टाइगर्स जो है वो रहते हैं, ऐसा कहा गया है। आसपास हिल्स भी पड़ती हैं, सोमेश्वर हिल्स भी हैं इसके पास में। तो इतना मतलब ज्यादा नहीं है पढ़ने को उसमें, पर हाँ छोटे मोटे फैक्ट्स अपने को जरूर पता होना चाहिए यहाँ पर क्या खास है। टाइगर है, राइनोसिरोज है, लेपर्ड है, और सांबर है, एलिफेंट है, ये अपने को यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि पूछा जाता है ना, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आते हैं, तो हमें इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स। ठीक है, मुझे पता है थोड़े ज्यादा हो गए, क्योंकि कुछ 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 मतलब वीडियो चाहे जो है हाफ एन आवर में हो गई, पर करंट अफेयर काफी ज्यादा थे पढ़ने के लिए। तो बस वही चीज है, अब आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से इन सबको कवर अप करना है। आप इन सबको लिखो, अपने नोट्स में इनको ऐड करो, इन सबको अपने नोट्स में जैसे मर्जी अपने नोट्स में आपको जो इच्छा है उस हिसाब से लिखो, उस हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। जैसा करना चाहो वैसे करो, पर आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, सारे करंट अफेयर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ो लिखो करो याद करो, जब तक याद नहीं करोगे कैसे एग्जाम निकलेगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ ना, आपके पास ये करंट अफेयर के साथ साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो करो, वो भी है हमारा चैनल में, ओनली करंट अफेयर्स चैनल पे। करो उसको भी सॉल्व, तभी तो आप लोगों को उसके फायदे मिल पाएंगे। तो जरूरी है आप उस पूरे को सॉल्व करो। ठीक है, आप लोगों से मतलब ये उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।